हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सामान्य भूगोल के अंतर्गत ये हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी की गतियों का। तो पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। एक गति करती है घूर्णन गति और एक करती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण गति का मतलब होता है कि एक पथ पर सूर्य की परिक्रमा करना। तो इसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि यदि वह अपने अक्ष पर घूमती है तो घूमने के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। और ये अवधि कितनी होती है, तो ये अवधि होती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की। कितनी होती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की। इससे एक दिन और एक रात होता है। दूसरी गति होती है परिभ्रमण गति परिक्रमण गति, जिसके द्वारा वह सूर्य की परिक्रमा करती है, और इसकी अवधि होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। यह समय आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी में दिन और रात की अवधि कितनी होती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होती है। और यदि वर्ष की अवधि पूछी जाए तो वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होती है। ये अवधि धीरे धीरे बढ़कर 4 साल में एक पूरा दिन का रूप ले लेती है। ये जो 5 घंटे हैं 48 मिनट और 46 सेकंड हैं, वो 3 साल बाद चौथे साल में एक पूरे दिन का रूप धारण कर लेती है, और वो कहलाता है लीप वर्ष। और लीप वर्ष होता है 366 दिनों का। अब आखिर इन गतियों का अध्ययन करना क्यों है, तो हम बता दें आपको कि इन गतियों के कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। दिन रात कैसे होते हैं, तो जो सतह सूर्य के सामने आती है वो प्रकाशमय होती है, वहां पर प्रकाश मिलता है, और जो सतह पीछे की ओर होती है वो अंधकारमय होता है। अर्थात जो सतह सामने होगी वहां पर दिन होगा, और जो सतह पीछे होगी वहां पर क्या होगी, रात होगी। जब पृथ्वी ऐसे घूमते जाएगी तो धीरे धीरे दिन सुबह होगी, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी, और फिर रात हो जाएगी। तो ये क्रम चलता रहेगा, और एक क्रम की अवधि कितनी थी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की। अर्थात एक दिन और रात कितना होता है, इतना होता है। और एक क्यों होता है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। दूसरी गति हमने देखी थी पृथ्वी की परिक्रमण गति। और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता क्या क्या है, तो उसकी परिक्रमण गति के कारण सबसे पहला होता है ऋतु परिवर्तन, अर्थात ऋतु में परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन के बाद दिन और रात का छोटा होना, ये भी इसकी एक घटना ही है। दिन और रात के छोटे होने में सिर्फ और सिर्फ परिक्रमण गति मायने नहीं रखती, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्या, अपने अक्ष पर घूमना और अक्ष पर झुका होना। जो कि हमें पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस 23 डिग्री झुके होने के कारण, घूर्णन गति के कारण और परिक्रमा गति के कारण ये दिन और रात छोटे होते हैं और बड़े होते हैं। इनको हम समझेंगे कैसे। इसके बाद एक घटना होती है जिसे कहते हैं उपसौर और अपसौर। उसके बाद होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, और इसके साथ ही ज्वार और भाटा जैसी घटनाएं होती हैं। किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण। चलिए एक एक गति को, एक एक घटना को हम क्रमशः पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन की ऋतु परिवर्तन कहलाता क्या है। तो ऋतु परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है, पृथ्वी की 4 स्थितियां आती हैं। आप सभी को ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी सीधी खड़ी ना होकर अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। और 23.5 डिग्री झुके होने के कारण इसकी जो मुख्य 3 रेखाएं होती हैं, ऊपर की रेखा होती है कर्क रेखा, बीच की होती है विषुवत रेखा, और नीचे वाली कहलाती है मकर रेखा। ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और इस अक्ष के झुके होने के कारण सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो इन तीनों रेखाओं के मध्य में ही पड़ती हैं।
इनके ऊपर अर्थात कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है तापमान में और वर्षा में, और उसी के आधार पर ऋतु में परिवर्तन होता है, और उसी के साथ ही उसी के आधार पर दिन छोटे और दिन बड़े होते हैं। समझते हैं कैसे। एक स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर में क्या होता है, पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है। अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री। यदि हम इसके अक्ष को देखें तो ये अक्ष होगा, और ये कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और झुके होने के कारण ये मकर रेखा होगी, ये विषुवत रेखा होगी, और ये कर्क रेखा होगी। और 22 दिसंबर की स्थिति यह होती है, और इस स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें किस पर, मकर रेखा पर पड़ती हैं। इसलिए 23 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है और रातें छोटी होती हैं। और यदि हम कर्क रेखा की बात करें 22 दिसंबर की, तो यहां दिन की अवधि छोटी होगी और रात की अवधि बड़ी होगी। और यदि हम विषुवत रेखा की बात करें तो यहां पर दिन की अवधि और रात की अवधि बराबर होगी। क्लियर है। अब ये छोटे बड़े में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दिन तो हमें पता है, दिन होता है 24 घंटे का, और 24 घंटे में यदि कहीं का दिन 12 या 13 घंटे होता है तो रातें कितने घंटे की हो जाएंगी, 11 घंटे की हो जाएंगी। तो जहां दिन की अवधि बढ़ेगी वहां रातों की अवधि कम होगी, और जहां रातों की अवधि बढ़ेगी वहां दिन की अवधि कम होगी। तो ये मान आपको याद रखना है कि 22 दिसंबर पर सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, और मकर रेखा पर पड़ने के कारण मकर रेखा पर दिन की अवधि बड़ी होती है, रात की अवधि छोटी होती है। और कर्क रेखा पर दिन की अवधि छोटी होगी और रात की अवधि बड़ी होगी। और विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, और यह समय होता है शीत ऋतु का। क्लियर है। कहां पर, कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। कर्क रेखा पर इस समय शीत ऋतु होगी और मकर रेखा पर इस समय ग्रीष्म ऋतु होगी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, और 3 महीने की अवधि जैसे ही गुजरती है तो दिसंबर के बाद आता है जनवरी के बाद फरवरी के बाद आता है मार्च। तो जैसे जैसे मार्च आता है और सूर्य क्या होने लगता है, उत्तरायण होने लगता है। सूर्य कहीं उत्तरायण और दक्षिणायन नहीं होता, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण और अक्ष पर झुकाव होने के कारण इन शब्दों का हमें उपयोग करना होता है कि उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है। तो जैसे ही पृथ्वी पीछे की ओर आती है, आगे बढ़ती है, और ये घूमते हुए ऐसे पृथ्वी के पीछे सूर्य के पीछे आ जाती है पृथ्वी, तो उस समय क्या होता है, यह सिचुएशन आती है। मतलब समय आता है 21 मार्च का, और 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों पर बराबर पड़ती हैं। अर्थात तीनों रेखाओं पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। मतलब 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रातें होगी। क्लियर है। और जब 21 मार्च से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये जो ऋतु होती है ये क्या कर्क रेखा पर होती है इस समय वसंत ऋतु, और मकर रेखा पर होती है इस समय शरद ऋतु। जब ये आगे बढ़ते हैं और 3 महीने आगे बढ़कर ये समय आता है 21 जून का, तो 21 जून पर सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो जैसे ही कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ेंगी तो यहां पर दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी, रात की अवधि छोटी हो जाएगी, और मकर रेखा पर दिन की अवधि छोटी हो जाएगी और रातों की अवधि बड़ी हो जाएगी। और विषुवत रेखा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मौसम की बात करें तो 21 जून को यहां पर ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा होता है, और 21 जून के बाद की अवधि को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। अर्थात यहां से ग्रीष्म ऋतु का अंत होना चालू हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु चालू कहां से हो जाती है, तो ये मार्च के बाद से चालू हो जाती है। तो मार्च, अप्रैल और मई में बहुत गर्मी होती है, और जैसे ही जून आता है तो जून के बाद वर्षा स्टार्ट होने लगती है धीरे धीरे। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहां पर क्या होती है, बहुत सारी वर्षा होती है, इसको वर्षा ऋतु भी बोलते हैं। तो स्थिति 21 जून के बाद जो आगे बढ़ती है तो सूर्य यहां से दक्षिणायन होने लगता है, और जैसे ही दक्षिणायन होता है तो यहां पर आगे की ओर जो नेक्स्ट या अगली तारीख आती है वो आती है 23 सितंबर। और 23 सितंबर के दिन
सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा पर सीधी लंबवत पड़ती है, अर्थात तीनों पर बराबर पड़ती है। और यहां पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। अब आपको याद क्या रखना है? सबसे पहला ये कि सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा पर कब पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर कब पड़ती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि दिन और रात की अवधि कहां पर ज्यादा होती है और कहां पर कम होती है और यह कब होती है। तीसरी बात कि विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, विषुवत रेखा पर चारों समय, चाहे 21 जून हो, चाहे 21 मार्च हो, चाहे 22 दिसंबर हो, चाहे 23 सितंबर हो, विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्या होती है? दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अब बात करते हैं हम यदि 21 मार्च की और 23 सितंबर की, तो ये दो डेट ऐसी हैं जहां पर विषुवत रेखा और मकर रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। मतलब यदि कर्क रेखा और मकर रेखा की बात की जाए कि यहां दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है, तो वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर के टाइम जो सूर्य होता है, सूर्य की लंबवत किरणें तीनों रेखाओं पर बराबर पड़ती हैं। यदि दिन की अवधि बड़ी की जाए कि कर्क रेखा पर दिन कब बड़े होते हैं, तो कर्क रेखा पर दिन बड़े होते हैं 21 जून को और रातें छोटी होती हैं। और इसका उल्टा होता है, मकर रेखा पर 21 जून को रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। यदि हम 22 दिसंबर की बात करें, तो 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर दिन की अवधि बड़ी होगी और रात की अवधि छोटी होगी। और इसका अपोजिट होता है, कर्क रेखा पर यहां दिन छोटे होंगे और रात बड़ी होगी। लेकिन विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात ऋतु की भी आती है कि ऋतुएं कब परिवर्तित होती हैं। तो यहां पर देखिए, आपको ये तीरा दिख रहा होगा और यहां एक गैप भी दिख रहा होगा। ये संकेत ये है कि यहां से ग्रीष्म ऋतु आना चालू हो जाती है और यहां से ग्रीष्म ऋतु का अंत होने लगता है। यहां से शरद ऋतु आनी लगती है। ये हम अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी कर्क रेखा के विषय में, और इसके अपोजिट चलता है मकर रेखा पर। तो यहां पर जब 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होती है कर्क रेखा पर, तो यहां पर क्या होगी? मकर रेखा पर शरद ऋतु होगी, उल्टा चलेगा, शीत ऋतु होगी, पूरा उल्टा चलेगा। जब यहां पर कर्क रेखा पर शरद ऋतु होगी, तो मकर रेखा पर कौन सी ऋतु होगी? बसंत ऋतु होगी। जब यहां पर 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर शीत ऋतु होगी, तो मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होगी। तो यह क्रम अभी हमने जो यहां पर लिखा हुआ है वो कर्क रेखा के सापेक्ष में है और इसके अपोजिट चलता है मकर रेखा का। क्लियर है? तो इस तरीके से ऋतु परिवर्तन होती है और यहीं पर कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है दिन और रात का होना, दिन और रात का बड़ा और छोटा होना। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि पृथ्वी पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो आखिर ये चीज है क्या? तो मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो पृथ्वी का उत्तरीय ध्रुव ये हो जाता है और दक्षिणीय ध्रुव कहां पे आ जाता है? यहां पर आ जाता है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यदि हम बात करें यहां पर, तो यहां से लेके यहां तक, अर्थात 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन ही दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर रातें होती हैं। इन 6 महीने में दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि होती है और उत्तरी ध्रुव पर रात की अवधि होती है। और 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, मतलब ये वाला गोलार्ध, इस समय क्या होता है? इस समय यहां पर किसमें? उत्तरीय गोलार्ध पर दिन की अवधि होती है, क्योंकि उत्तरीय ध्रुव पर दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है? रातें होती हैं। मतलब यहां पर उत्तरीय ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और यहां पर दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। यहां पर दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रातें होंगी और यहां पर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रातें होंगी। तो क्लियर हो गया किस तरीके से दिन और रात बड़े हो रहे हैं, किस तरीके से 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें हो रही हैं। दिन छोटा और बड़ा, 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्लियर है? समझ में आया? यह कहलाता है ऋतु परिवर्तन। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी में हमने एक शब्दावली और देखी थी जिसे कहते हैं
इसके अंतर्गत कुछ और बिंदु हैं कि ग्रीष्म अयनांत क्या कहलाता है, शीत अयनांत क्या कहलाता है, विषुव क्या कहलाता है, इनको समझ लेते हैं। तो ग्रीष्म अयनांत मतलब ग्रीष्म ऋतु का अंत कहां से होने लगता है, 21 जून से होने लगता है, इसीलिए 21 जून को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। बात आती है शीत अयनांत की, तो 22 दिसंबर के बाद कर्क रेखा पर, भारत कहां पर स्थित है, कर्क रेखा पर, तो हम कर्क रेखा के सापेक्ष में अध्ययन करते हैं कि 22 दिसंबर को कर्क रेखा में शीत ऋतु का अंत होने लगता है, इसीलिए 22 दिसंबर को क्या बोला जाता है, शीत अयनांत बोला जाता है। आपको बता दूं कि 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाई जाती है। वो मकर रेखा पर उस समय दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है, इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और वहां से आपको ध्यान होगा कि 22 दिसंबर के बाद 5 दिन की छुट्टी होती है, जिन्हें बोला जाता है बड़े दिन की छुट्टी। हमें ये चीज कभी नहीं बताई जाती, हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि 22 दिसंबर के बाद तो दिन की अवधि छोटी होती है, लेकिन हमें छुट्टियां जो मिलती हैं वो बड़े दिनों की मिलती हैं। टीचर से जब हम पूछते हैं कि किस चीज की छुट्टी मिल रही, तो वो बोलते हैं बड़े दिनों की छुट्टी है। तो बड़े दिन कहां होते हैं, बड़े दिन मेरे दोस्त इस समय मकर रेखा पर होते हैं, ना कि कर्क रेखा पर। तो मकर रेखा पर बड़े दिन होने के कारण वो बड़े दिनों की छुट्टी हमें मिलती है कब, 22 दिसंबर के बाद, और इसे कहा जाता है शीत अयनांत, अर्थात यहां से शीत अयनांत शीत ऋतु आना स्टार्ट होती है। इसके बाद आता है विषुव। विषुव क्या कहलाता है, तो विषुव जब तीनों रेखाओं पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो उसे कहा जाता है विषुव। एक होता है बसंत विषुव और एक होता है शरद विषुव। तो बसंत विषुव कहलाता है 21 मार्च को और शरद विषुव कहलाता है 23 मार्च को। क्लियर है। विषुव का अर्थ वही होता है कि यहां से बसंत ऋतु खत्म, यहां से शरद ऋतु खत्म, धीरे धीरे उसका मतलब जो तीक्ष्ण बिंदु होता है, जो मुख्य बिंदु होता है, वो कहलाता है कि ये पीक पॉइंट पे आ चुकी है। तो वही पीक पॉइंट ये 21 जून का होता है, 22 दिसंबर का होता है, 21 मार्च का होता है और 23 सितंबर का होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली शब्दावली की ओर, जिसे कहते हैं उपसौर और अपसौर। मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कर रही है और यह पथ कुछ अंडाकार की तरह है। और जब अंडाकार की तरह होगा तो जैसे हमने चंद्रमा में पढ़ा था उपभू और अपभू, उसी तरीके से जब पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष स्थिति होती है तो उसे कहा जाता है उपसौर और अपसौर। जब कभी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते वक्त ऐसी स्थिति में आ जाए कि वह सूर्य के सबसे करीब हो तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब कभी दूर हो तो उसे अपसौर कहते हैं। जब वह सूर्य के सबसे करीब होती है तो उसकी दूरी हो जाती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और यह स्थिति होती है 3 जनवरी को। क्लियर है। अर्थात यहां पर क्या होगा, ये सबसे करीब होगी और इसको सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा, तो इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। ये ध्यान रखना है कि उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और उस दूरी का मान होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और उस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और जब कभी पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है और उसका मान हो जाता है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और यह स्थिति होती है 4 जुलाई को, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। तो उपसौर और अपसौर में अंतर समझ में आया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर कर रही है, और इस परिक्रमा के दौरान 2 सिचुएशनें आती हैं, 2 स्थितियां आती हैं। एक स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होगी और एक स्थिति में पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होगी। जब वह बहुत करीब होती है तो उसकी दूरी कितनी हो जाती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, और इस स्थिति को बोलते हैं उपसौर, और यह होती है 3 जनवरी को। और जब यह सबसे दूर होती है तो इसे कहते हैं अपसौर, और इस समय दूरी का मान हो जाता है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और यह स्थिति होती है 4 जुलाई को। तो इसे क्या कहा जाता है, उपसौर और अपसौर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली शब्दावली की ओर, जिसे कहते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण।
सबसे पहले देखते हैं हम चंद्र ग्रहण को, और चंद्र ग्रहण में क्या होते हैं? चंद्र ग्रहण को कहते हैं वियुति की स्थिति। ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कभी मेंस के एग्जाम में कि वियुति क्या होता है या युति क्या होता है। प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है वियुति और युति क्या कहलाता है। चलिए समझते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो दोस्तों, हमें पता है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और इसके साथ ही चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है कि ये तीनों एक ही सीधी रेखा में हो जाते हैं। मतलब कभी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आ जाते हैं, तो कभी बीच में यहां पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आ जाते हैं। तो ये जो एक सीधी रेखा होती है, इसे कहा जाता है सिजगी की स्थिति। क्या कहा जाता है? सिजगी। ध्यान रखना, जब ये तीनों 0 डिग्री या 180 पे हो जाते हैं तो इसको कहते हैं सिजगी की स्थिति। तो जब ये तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं तो इससे कुछ घटनाएं या परिघटनाएं होती हैं जिनके आधार पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि चंद्र ग्रहण किस तरीके से होता है और कब होता है। जब सूर्य की और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है तो वह कुछ इस तरीके से आ जाता है कि चंद्रमा की स्थिति और सूर्य की स्थिति के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और हमें पता है कि चांद हमें चमकीला क्यों दिखाई देता है? उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य से प्रकाश लेकर अब उस प्रकाश को परावर्तित करता है, और वो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ने के कारण हमें चांद चमकीला या चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो जब कभी चांद यहां पर आता है तो यहां पर क्या होता है? सूर्य की पूरी किरणें इस पर पड़ रही होती हैं, और हमें चांद यहां स्थित होने के कारण कहीं भी आप पृथ्वी पर होते हैं तो आपको चांद पूरा दिखाई देता है। और जब चांद आपको पूरा 100% दिखाई देता है, 100% से मतलब हमको तो सिर्फ 57% भाग दिखाई देता है, लेकिन वो पूरा का पूरा 57% भाग जब दिखाई दे तो उसे कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और पूर्णिमा को हमेशा चंद्र ग्रहण जब होगा वो पूर्णिमा को ही होता है। क्यों? उसकी भी एक स्थिति है, उसका भी एक कारण है। क्या होता है कि जब चांद इधर होता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण चांद हमें दिखाई देता है। और धीरे धीरे जैसे ये उत्तर की ओर आता है, और उत्तर की ओर आने के कारण जैसे ही उसकी स्थिति सिजगी की बनती है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। और पृथ्वी के आ जाने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे चांद पर ना पड़ पाएं, और जैसे ही सूर्य की किरणें चांद पर नहीं पड़ती तो चांद हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। और जैसे ही चांद हमें दिखाई देना बंद हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? स्थिति चंद्र ग्रहण की स्थिति कहलाती है। यहां पर आपको सिर्फ 2 या 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये याद रखनी है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, लेकिन जब चंद्र ग्रहण होगा उस समय पे पूर्णिमा होगी। क्लियर है? रीजनिंग आप पढ़ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां चूहे हैं, लेकिन सभी कुत्ते बिल्लियां नहीं होते, सभी चूहे बिल्लियां नहीं होती, वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो वैसे ये होता है, क्या होता है कि चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को ही होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। क्लियर है? चंद्र ग्रहण हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता, थोड़ा बहुत हमें दिखाई देता है कि कम चंद्र ग्रहण हुआ है, और उसका कारण होता है कि चंद्रमा का सूर्य और पृथ्वी की अपेक्षा छोटा होना। क्लियर है? और पृथ्वी का भी सूर्य की अपेक्षा छोटा होने के कारण इसकी थोड़ी बहुत प्रकाश की किरणें चांद तक पहुंच जाती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हमें चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य ग्रहण पूर्ण होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। चंद्र ग्रहण आपको समझ में आया। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब वह सिजगी की स्थिति में हो, बीच में पृथ्वी आ जाए, और पृथ्वी आ जाने के कारण सूर्य की किरणें चंद्रमा पर ना पड़े, तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के टाइम होता है। अगली बात हम देखते हैं सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण को युति की स्थिति कहते हैं। इस समय क्या होता है? वही सिजगी। मैंने बोला था कि एक सिचुएशन ऐसी होगी कि चांद इधर होगा, उस समय चंद्र ग्रहण होगा, और एक स्थिति ऐसी होगी कि सूर्य चांद इधर होगा, उसे क्या कहेंगे हम? सूर्य ग्रहण कहेंगे। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के टाइम पे होता है। अब आप सोच रहे होंगे अमावस को ही सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो देखिए, हम समझते हैं
कि जब कभी सूर्य चंद्रमा इस तरीके से यहां पर आता है तो सूर्य की किरणें कहां पर पड़ेंगी, यहां पर पड़ेंगी, और यहां पड़ने के कारण चंद्रमा का ये जो इस तरफ वाला भाग है वो प्रकाशमय होगा, लेकिन पीछे वाला भाग कैसा होगा, अंधकारमय होगा। और जब चांद का जो भाग है अंधकारमय होता है तो अंधकारमय होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें ज्ञात है कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य से प्राप्त प्रकाश का परावर्तन के कारण वो हमें दिखाई देता है। इसीलिए जो पीछे वाला भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता, और ना दिखाई देने वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, अमावस का समय बोलते हैं, जब चांद हमें धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। तो वो इसीलिए होता है, और जैसे ही वो इधर आता है अमावस के टाइम पे और बीच में आ जाता है, तो बीच में आ जाने के कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है और ऐसे सीधे निकल जाता है और पृथ्वी तक भी नहीं पहुंच पाता, और पृथ्वी पर स्थित होने के कारण हमें धीरे धीरे ऐसा दिखता है कि चांद गायब होता जा रहा है। बल्कि चांद गायब नहीं होता, उसके सामने चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्लियर है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, तो हमेशा अमावस के टाइम पे होता है। ध्यान रखना कि हर पूर्णिमा को और हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता है, और वो इसलिए नहीं होता कि चंद्रमा अपने अक्ष पर, जो परिक्रमण अक्ष है उस पर 5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए जो सिजगी की स्थिति है वो कभी कभार बन पाती है, हमेशा नहीं बनती। कभी चंद्रमा यहां से निकल जाता है तो कभी चंद्रमा यहां से निकल जाता है। क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये कहलाती हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। एक स्थिति ज्वार और भाटा की भी आती है। ज्वार और भाटा की स्थिति क्या होती है देख लेते हैं हम। तो स्थिति वही है, ये सूर्य है, ये चांद है और ये पृथ्वी है। चंद्रमा यहां भी आ जाता है। तो पृथ्वी पर जल है, हमने देखा था कि पृथ्वी पर 71% क्षेत्रफल पर क्या है, जल है, और जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहा जाता है, और पीछे घटकर या नीचे की ओर दबकर पीछे घटने को क्या बोला जाता है, भाटा बोला जाता है। और ये जो ज्वार और भाटा की स्थिति होती है वो कब आती है, वो क्यों आती है, तो वह आती है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर है, इसलिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, और चांद जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बहुत करीब है, इसीलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा लगता है। और इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर जो जल की सतह है वो ऊपर उठ के जब आगे बढ़ती है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब पीछे घटकर पीछे की ओर घटती है तो उसे भाटा कहा जाता है। क्लियर है। तो ये कब होता है, ये सिजगी की स्थिति के समय ही होता है, और सिजगी की स्थिति कब होती है, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। जब ये इस तरीके से हों कि दोनों इस तरफ हों, एक तरफ हों, तो इस समय क्या करेंगे, पृथ्वी के जल को आगे की ओर खींचेंगे, तो यहां पर उच्च ज्वार आते हैं। और ये तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, लेकिन आपने एक छद्म बल के बारे में पढ़ा है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के विपरीत का बल होता है। अर्थात किसी वो छद्म बल जो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और उसी बल के कारण पृथ्वी की अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में भी ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो यहां पर उच्च ज्वार उठेंगे और यहां पर उच्च ज्वार उठेंगे। और ये क्यों उठते हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उठते हैं। जब कभी सिचुएशन 90 डिग्री की बनती है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, इसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। तो इस समय क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग लगता है, और अलग अलग लगने के कारण यहां पर लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखना है, उच्च ज्वार कब होंगे, जब सिजगी की स्थिति होगी, चाहे चंद्रमा इधर हो चाहे चंद्रमा इधर हो। तो जब ये दोनों स्थिति होती हैं तो इस समय क्या होता है, उच्च ज्वार उठते हैं। और जब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की स्थिति बनती है, अर्थात 90 डिग्री की स्थिति बनती है, तो इस समय लघु ज्वार और लघु भाटा उत्पन्न होते हैं। तो ये होती है क्या, ज्वार और भाटे की स्थिति। दिन में हर स्थान पर 2 बार ज्वार और भाटे आते हैं। क्लियर है। कहीं कहीं पर उच्च ज्वार आते हैं, जैसे कि उत्तर अमेरिका में स्थित फंडी की खाड़ी, जहां पर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, साधारण ज्वार से 15 से 20 मीटर ऊंचे, इतने ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं।
भारत के ओखा तट पर भी ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। जो ब्रिटेन है, आपने मैपिंग के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम पढ़ा था, ब्रिटिश आइलैंड के विषय में पढ़ा था। तो इसके नीचे यहां पर उत्तरीय सागर है, यहां पर इंग्लिश चैनल है, और यहां पर जो होते हैं इसके दक्षिणी छोर पर यहां पर 4 बार ज्वार और भाटा आते हैं। 2 बार उत्तरीय सागर के कारण आते हैं और 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 4 बार ज्वार भाटे आते हैं, 2 बार उत्तरी सागर के द्वारा और 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण आते हैं। भारत के सबसे ऊंचे ज्वार ओखा तट पर आते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार फंडी की खाड़ी में आते हैं, और फंडी की खाड़ी कहां पर है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। तो ये तो हुआ ज्वार और भाटे की बात। अर्थात हमने आज के लेक्चर में अध्ययन किया है पृथ्वी की गतियों का, और पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत जो विषमताएं पृथ्वी पर हो रही हैं, जैसे कि दिन और रात का होना, मौसम परिवर्तन होना, दिन और रात का छोटा होना, उपभू और अपभू की स्थिति होना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होना, और ज्वार और भाटा का आना, इन सभी का हमने समग्र रूप से अध्ययन किया। अगले टॉपिक में हम लोग सामान्य भूगोल की इकाई 3 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है और मकर रेखा है, ये क्या होती हैं, अर्थात अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ये अक्षांश रेखाओं के ही भाग होते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, दूसरा 0 डिग्री टाइमलाइन और 0 डिग्री टाइमलाइन, और चौथा होता है आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे कि ये क्या होते हैं। अक्षांश, देशांतर, 0 डिग्री टाइमलाइन मतलब समय रेखा, और एक तिथि रेखा, इन सभी का अध्ययन हम अगली वीडियो के अंतर्गत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।